हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, और चैप्टर का नाम था तेल, रेसे, मसाले एवं औषधीय उत्पादक पादप। तो अभी हम सबसे पहले तेल जिन पौधों से हमें प्राप्त होता है उन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सरसों के बारे में बताया था, सरसों को एक्सप्लेन किया था जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। और आज के वीडियो में हम दो अन्य प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मूंगफली की। मूंगफली भी एक ऐसा प्लांट्स है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। मूंगफली को इंग्लिश में ग्राउंड नट कहते हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इन पॉइंट्स में मोस्टली यानी 99% मैं कह सकता हूँ कि पूरा जो जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे इनमें कवर होते हैं। तो मूंगफली का इंग्लिश नेम होता है ग्राउंडनट, वानस्पतिक नाम होता है इसका एरेकिस हाइपोजिया। पहले मैं बता चुका हूँ आपको, वानस्पतिक नाम को अंडरलाइन करें, एरेकिस हाइपोजिया। अगर मैं मूंगफली के कुल की बात करूँ तो इसका कुल होता है फैबेसी और ये लेग्यूमिनेसी के अंदर आता है। उपकुल होता है इसका पैप्लियोनेटी। क्या होता है? पैप्लियोनेटी। उपयोगी भाग होता है, सभी जानते हैं मूंगफली के बीज होते हैं, तो उपयोगी भाग होता है इसका, वो होते हैं बीज। अगर मैं उत्पत्ति और उत्पादक देश की बात करूं तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील को माना जाता है और मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है तथा जो सेकंड स्थान है वो चीन है। चीन इसमें दूसरे नंबर पर है जो मूंगफली का उत्पादन करता है। अगर मैं सबसे बड़ा निर्यातक देश की बात करूं मूंगफली के लिए तो वो है नाइजीरिया, और सबसे बड़ा आयातक देश फ्रांस है। अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत के अंदर अनेक राज्य ऐसे हैं जहां पर मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली का उत्पादन भारत के अंदर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक और भी राज्य हैं जहां पर मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अगर मैं मूंगफली के पादप की बात करूं तो बहुत ही शाकीय छोटा प्लांट होता है मूंगफली का। मूंगफली का जो पादप होता है वो अर्ध ऊर्ध्व होता है। इट मीन्स आधा जमीन के अंदर होता है और आधा जमीन से ऊपर होता है, तो इसे हम कहेंगे अर्ध ऊर्ध्व। शाखित होता है, ब्रांचेज होती है इसके अंदर, पसरने वाला होता है। इट मीन्स जो कूड़ हम बनाते हैं मूंगफली के तो उस पर पसरा हुआ होता है, फैला हुआ होता है, लेटा हुआ होता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ मूंगफली का प्लांट पसरने वाला होता है। एक वर्षीय होता है, शाक है, छोटा प्लांट है, इसीलिए इसको हम एक वर्षीय शाक कहते हैं। मूंगफली का जो प्लांट्स होता है वो लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है, और आप जानते हैं, आप चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर कि जो लेग्यूमिनेसी या दाल कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इट मीन्स वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। तो मूंगफली भी लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट्स है, इसीलिए इसकी जो जड़ हैं उनमें सहजीवी जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। वो आपसे पूछ सकता है मूंगफली की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा राइजोबियम। अगर मैं मूंगफली के फल की बात करूं तो ये मूंगफली के जो फल होते हैं वो अंतःभूमिक होते हैं, यानी भूमि के अंदर होते हैं। मूंगफली के अंदर स्वपरागण की क्रिया होती है और इसका जो फल होता है उसे हम लोमेंटम कहते हैं। वो आपसे पूछ सकता है मूंगफली के फल का प्रकार बताइए, तो आपका आंसर होगा लोमेंटम। जैसे मैंने आपको सरसों पढ़ाई थी और उसमें पूछा था मैंने सरसों के फल को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर था सिलिकुआ। क्या नाम था? सिलिकुआ। ऐसे ही वो आपसे मूंगफली के फल का नाम पूछेगा, लोमेंटम। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि लोमेंटम सिलिकुआ क्या है, तो आप प्रीवियस क्लास के अंदर, क्लास नंबर 11th के अंदर आपने चैप्टर नंबर 19 और 20 पढ़ा होगा जिसके अंदर पुष्पक्रम और फल के बारे में कंप्लीटली डेस्क्रिप्टिव नॉलेज आपको दी गई थी। तो उसमें आप एक बार देख लेंगे और जब भी क्लास होगी तो आपको उसमें एक बार और एक्सप्लेन करेंगे सारे फ्रूट्स के टाइप्स को। अगर मैं इसके बीज पत्रों की बात करूं, क्योंकि जो मूंगफली है वो द्विबीजपत्री प्लांट है तो उसमें 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे सरसों भी द्विबीजपत्री प्लांट्स था। अगर मैं इसके बीज पत्रों की बात करूं तो उसके बीज पत्रों के अंदर 43 से लेकर के 55% तक तेल होता है और 25 से लेकर के 28% तक प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
हमने सरसों के बारे में पढ़ा था, तो सरसों रबी की फसल मानी जाती है, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर मैं मूंगफली की बात करूंगा तो मूंगफली खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु में इसको बोया जाता है। और इसका जो परिपक्वन काल होता है, यानी ये कंप्लीट जो फसल होती है, ये लगभग 100 से 130 डेज के अंदर कंप्लीट होता है इसकी लाइफ साइकिल प्लांट्स का। अगर मैं इसके तेल की बात करूं तो मैंने कल तेल के कई सारे प्रकार बताए थे। तो मूंगफली का जो तेल होता है वो अशुष्कन होता है। कैसा होता है? अशुष्कन। इट मीन्स अगर इसको हम लंबे समय तक रखेंगे तो इस पर कोई परत नहीं बनेगी। सुनहरी पीला होता है अगर कलर की बात करूं, और इसके अंदर एक रुचिकर गंध होती है। हम सूंघ के बता सकते हैं कि ये मूंगफली का तेल है या सरसों का तेल है, किसका तेल है। अगर मैं वसीय अम्ल की बात करूं, मैंने आपको सरसों पढ़ाई, उसके अंदर मैंने वसीय अम्ल पूछा था, तो आपका आंसर था इरुसिक। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर ऑलिक वसीय अम्ल होता है, लिनोलेनिक वसीय अम्ल होता है, पामेटिक वसीय अम्ल होता है, और भी कई सारे वसीय अम्ल मूंगफली के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो चंद्रा, गिरनार, RS फर्स्ट, RSV 87 और AK12 ये इसकी उन्नत किस्में हैं। अगर हम इनको बोते हैं तो हमारी पैदावार अच्छी और ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर मैं आर्थिक महत्व की बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से भी मूंगफली का पादप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसके तेल, मूंगफली को हम कच्चा खा सकते हैं, भूनकर खा सकते हैं। मूंगफली का उपयोग हम फ्राइड राइस के अंदर खा सकते हैं। खाने के तेल के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके तेल से हम इसका हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं मूंगफली के तेल से। स्नेहक के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। कृत्रिम रेशे मूंगफली से हम बना सकते हैं, और प्रोटीन की अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम प्रोटीन भी मूंगफली से प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी मूंगफली को एक्सप्लेन किया है। मोस्टली पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि मूंगफली का बॉटेनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया, कुल फैबेसी, उपकुल पैप्लियोनिटी, उपयोगी भाग बीज, उत्पत्ति उत्पादक देश ब्राज़ील, प्रथम स्थान भारत और सेकंड स्थान पर चीन है। सबसे बड़ा निर्यातक देश नाइजीरिया, आयातक देश फ्रांस। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। पादप इसका अर्ध ऊर्ध्व शाखित पसरने वाला एक वर्षीय शाक, सहजीवी जीवाणु उसके अंदर राइजोबियम पाया जाता है। फल होते हैं अंतःभूमिक होते हैं, फल को लोमेंटम कहते हैं। बीज पत्रों में 45 से लेकर के 55% तक तेल, 25 से लेकर के 28% तक प्रोटीन पाई जाती है। खरीफ की फसल है। इसका जो जीवन चक्र होता है फसल का वो लगभग 100 to 130 डेज का होता है। तेल अशुष्कन प्रकार का होता है, सुनहरी पीला होता है, रुचिकर गंध होती है उसके अंदर। वसीय अम्लों की अगर मैं बात करूं तो ऑलिक, लिनोलेनिक और पामेटिक पाए जाते हैं। उन्नत किस्में और आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो के अंदर ही हम नेक्स्ट जो प्लांट है मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ आपको। पहले हम तेल वाले प्लांट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने सरसों पढ़ा, अभी जस्ट आपने मूंगफली पढ़ा, और अभी हम बात करेंगे नारियल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड नारियल सबने देखा होगा। नारियल को इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं और इसका बॉटेनिकल नेम होता है कोकोस न्यूसीफेरा। ये भी बड़ा इंटरेस्टेड है क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर मतलब है कोकोस का, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। बॉटेनिकल नेम होता है नारियल का कोकोस न्यूसीफेरा, अंडरलाइन करना है आपको बॉटेनिकल नेम को। और कुल होता है नारियल का एरेकेसी, या इसको हम पामी कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फैमिली ऑफ कोकोनट? आपका आंसर होगा एरेकेसी या पामी। उपयोगी भाग होता है इसका, वो होता है भ्रूणपोष। जो अंदर होता है नारियल के फल के अंदर जो व्हाइट कलर का होता है उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नारियल अगर आप खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं, आप बताएंगे भ्रूणपोष। अगर आपसे पूछे कोई मूंगफली खा रहे हैं, सरसों खा रहे हैं आप लोग, तो क्या खा रहे हैं, आप कहेंगे बीज पत्र। अगर मैं इसके उत्पत्ति उत्पादक देश के बारे में बात करूं तो इसका उत्पत्ति देश माना जाता है उत्तरी एंडीज को, लेकिन बाद में इसके कई सारे मत हैं उत्पादक या उत्पत्ति देश के बारे में। तो सबसे पहले जो उत्पत्ति या उत्पादक देश इसका माना गया वो है उत्तरी एंडीज, लेकिन बाद में दक्षिणी या केंद्रीय अमेरिका को भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाने लगा। प्रमुख उत्पादक देशों में अगर मैं बात करूं तो भारत, इंडोनेशिया, केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ऐसे देश हैं जिनके अंदर नारियल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है या पैदा किया जाता है। प्रथम स्थान की अगर बात करूं तो पहले पिछले शताब्दी की अगर मैं बात करूं, लास्ट शताब्दी की मैं अगर बात करूं तो भारत का पूरे विश्व में नारियल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान था, लेकिन वर्तमान में भारत तीसरे स्थान पर है।
ये लास्ट शताब्दी की बात कर रहा हूँ मैं, भारत प्रथम स्थान पर था नारियल उत्पादन में, लेकिन अभी ये 3rd स्थान पर है। अगर मैं भारत के अंदर प्रथम उत्पादक राज्यों की बात करूं तो केरल सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है, ये आपको पता भी होगा। सबसे ज़्यादा जो प्लांट होते हैं नारियल के वो केरल के अंदर ही होते हैं। और अगर अन्य राज्यों की अपन बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर भी नारियल बहुतायत मात्रा में होता है। प्लांट्स की अगर बात करें नारियल के, तो इसका जो वंश है वो है कोकोस। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लांट्स का या किसी भी एनिमल का जो साइंटिफिक नेम होता है, बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम होता है, वो 2 वर्ड्स से मिलकर बना होता है। पहला होता है वो जीनस या वंश को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड होता है वो स्पीसीज या जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका नाम था कोकोस न्यूसीफेरा। तो व्हाट इज कोकोस? तो आप बताएंगे कोकोस वंश है और न्यूसीफेरा इसकी स्पीसीज या जाति है। तो अगर मैं इसके कोकोस की बात करूं तो कोकोस इसका वंश है। तो जो कोकोस वर्ड लिया गया है वो कोको से लिया गया है। किससे लिया गया है? कोको से, जिसका मतलब होता है बंदर या बंदर के सिर जैसा होता है इसका फल, इसीलिए इसको कोकोस कहते हैं। कोकोस न्यूसीफेरा इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ कोकोनट। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका जो फल होता है नारियल का वो बंदर के सिर के जैसा होता है, और कोको का मतलब होता है बंदर। नारियल का पादप एक अद्भुत पादप है, और वास्तव में ये इस नाम के काबिल भी है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं नारियल के पादप के इम्पोर्टेंस की बात करूं तो शायद मैं बोलता ही जाऊं, ये ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए इसको अद्भुत पादप कहते हैं। अगर सिंपली इसके मोस्टली इसके अगर यूज की हम बात करें, इसको हम अद्भुत पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हम तेल प्राप्त कर सकते हैं, घी प्राप्त कर सकते हैं, रेसे प्राप्त कर सकते हैं, पूजा का सामान प्राप्त कर सकते हैं, मैट्रिसेस बना सकते हैं, चद्दर बना सकते हैं, झाड़ू बना सकते हैं। वो आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे। ये जो प्लांट होता है नारियल का वो 10 से 12 मीटर लंबा होता है लगभग, और इसका जो पुष्पक्रम होता है वो स्पेंडिक्स होता है। कैसा होता है? स्पेंडिक्स होता है। और इसके जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। ये पुष्पक्रम का प्रकार है, जैसे आपने असीमाक्षी, असीमाक्ष, असीमाक्षी, ये प्लांट ये पुष्पक्रम के प्रकार होते हैं। तो ये पुष्पक्रम होता है इसका, स्पेडिक्स होता है, और इसके जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, लेकिन पादप द्विलिंगाश्रयी होता है। इट मीन्स पुष्प एक लिंगी है, लेकिन प्लांट्स के ऊपर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, इसलिए पादप द्विलिंगाश्रयी होगा। अगर मैं इसकी फल की बात करूं तो इसका जो फल होता है नारियल का वो ड्रूप या अस्टिल फल होता है, अस्थि फल होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नारियल का फल कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा ड्रूप या अस्थि फल। और जो फल होता है वो 3 लेयर्स के अंदर होता है। मोस्टली आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया होगा कि जो फल होता है उसके सबसे ऊपर एक परत होती है, उसको हम एपिकार्प कहते हैं, और बीच में जो होती है उसको मीजोकार्प कहते हैं, और लास्ट में जो होती है एंडोकार्प कहते हैं। तो नारियल के फल के अंदर आप तीनों ही परतों को देख सकते हैं, एपिकार्प, हिंदी में बोल सकते हैं बाह्य फलभित्ति, मध्य फलभित्ति और अंत्य फलभित्ति। तो ये तीनों फलभित्तियाँ नारियल के फल के अंदर पाई जाती हैं। नारियल का जो फल होता है उसे हम गरी भी कहते हैं, खोपरा भी कहते हैं, चिटक भी कहते हैं, ये अन्य नाम है। और गरी, खोपरा या चिटक, नारियल जो अंदर से निकालते हैं उसको बोलते हैं, और इसी से हम तेल प्राप्त करते हैं, और ये नारियल का भ्रूणपोष होता है जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं। और अगर मैं तरुण अवस्था में, यानी जब नारियल का फल कच्चा होता है उसके अगर बात करें तो उसके अंदर तरल भ्रूणपोष पाया जाता है। वो आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तरल भ्रूणपोष या लिक्विड एंडोस्पर्म प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे नारियल, क्योंकि जिसको हम नारियल पानी आपने पिया होगा तो वो तरल भ्रूणपोष है। अगर मैं इसके तेल की बात करूं तो इसका तेल भी आशुष्कन प्रकार का होता है, रंगहीन होता है और अर्धठोस, कल भी बताया था मैंने, सामान्य तापक्रम पर अर्धठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर हम इसके उन्नत किस्मों की बात करें नारियल की तो अंडमान, साधारण, आनंद गंगा, चंद्र लक्ष्य, ये ऐसी उन्नत किस्में हैं नारियल की जो ज़्यादा पैदावार देती हैं और अच्छी क्वालिटी के नारियल के रूप में जानी जाती हैं। अगर मैं इसके आर्थिक महत्व की बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बहुत ही अद्भुत पादप है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिए हुए है, लेकिन फिर भी हम कुछ इसके बेसिक इंपॉर्टेंस पर फोकस करेंगे। तो इसका जो एंडोस्पर्म होता है उसका यूज हम पाक बनाने में कर सकते हैं, हेल्दी एनर्जेटिक चीज़ होती है पाक, उसके बनाने में कर सकते हैं, कैंडी बार बनाने में कर सकते हैं, वनस्पति घी हम बना सकते हैं, साबुन बनाने में कर सकते हैं, शैम्पू बनाने में कर सकते हैं, क्रीम बनाने में कर सकते हैं, खली बनाने में कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है खली के रूप में, वो आपसे पूछेगा कि जब नारियल का हम तेल निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो अबस्ट्रेट बचता है, सबस्ट्रेट जो बचता है, बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसे हम पुनैक कहते हैं। ये स्पेशल वर्ड है, नारियल की खली को पुनैक कहते हैं।
धार्मिक चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। वैवाहिक कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी पूजा होती है, उसके अंदर हम नारियल का यूज करते हैं। और एक कर्नाटक या केरल के अंदर मैं कह सकता हूँ मोस्टली एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, इस तरह का एक मीठा पेय पदार्थ होता है जिसे हम ताड़ी कहते हैं। उसको बनाने में हम नारियल का यूज करते हैं। रेसे हम नारियल से प्राप्त करते हैं। नारियल की झाड़ू घर में होती है, सबने देखी होगी। कोकोनट मिल्क हम नारियल के मिल्क से बना सकते हैं, पीने के लिए बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक होती है, पीने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने नारियल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार दोबारा रिवाइज करवाऊंगा मैं विदिन 2 मिनट्स। नारियल को इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं। बॉटेनिकल नेम होता है इसका कॉकस न्यूसीफेरा। कुल होता है इसका एरेकेसी और पामी। उपयोगी भाग होता है, बताया मैंने बार बार, भ्रूणपोष। उत्पत्ति उत्पादक देश होते हैं उत्तरी एंडीज, अभी माने जाते हैं दक्षिण या केंद्रीय अमेरिका। उत्पादक देशों के अंदर अगर बात करें तो भारत, इंडोनेशिया, केन्या, बांग्लादेश और श्रीलंका। प्रथम स्थान है भारत का, और वर्तमान में शताब्दी पहले था वो, लास्ट शताब्दी के अंदर, और वर्तमान में भारत 3rd स्थान पर है। प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है अभी एट प्रेजेंट। और भारत के अंदर कई राज्यों के अंदर, केरल में सर्वाधिक मात्रा में, उसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर इसकी खेती की जाती है, लगाया जाता है इसको। पादप को कोकोस कहते हैं, कोकोस वंश को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कोको, और कोको का मतलब होता है बंदर के सिर जैसा। अद्भुत पादप के रूप में माना जाता है इसे। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लांट विच इज़ नॉन एज अद्भुत, यानी इंपॉर्टेंट प्लांट्स है ये। अद्भुत पादप के नाम से कौन सा प्लांट जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा नारियल। एक ही प्लांट है जिसको हम अद्भुत पादप के नाम से जानते हैं। 10 से 12 मीटर लंबा पुष्परम। इस पर टैक्स पूछा जा सकता है आपसे। पुष्प एकलिंगी होते हैं, पादप द्विलिंगाश्री है। नेक्स्ट पूछ सकता है फल के बारे में। ड्रूप या अष्टि फल पाया जाता है। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों फलवित्तियाँ पाई जाती हैं। खरी, खोपरा, चिटक। भ्रूणपोष से हम तेल प्राप्त करते हैं। तेल होता है वो अशुष्कन प्रकार का, रंगहीन, अर्धठोस होता है सामान्य तापक्रम पर। उन्नत किस्में अंडमान साधारण, आनंद, गंगा, चंद्र, लक्ष्य। और आर्थिक महत्व में आपको मैंने खूब सारा एक्सप्लेन किया है, लेकिन खली को मैं दोबारा से बताऊंगा। जो इसकी खली है उसको हम पुनैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनैक कहते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आज की क्लास के अंदर डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी तक मैंने आपको 3 ऐसे प्लांट्स को एक्सप्लेन किया है जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। सबसे पहले हमने सरसों को पढ़ा, दूसरे नंबर पर हमने मूंगफली को पढ़ा, 3rd नंबर पर हमने नारियल को पढ़ा। आगे भी कई सारे प्लांट्स हैं, जैसे अरंडी से हमें तेल प्राप्त होता है, कई सारे तिल से हमें तेल प्राप्त। तो जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, मैं क्रम से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अभी आपको शायद काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से कि हम किस तरह से प्लांट का एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या पहले भी बनाए हैं, तो मैंने टू द पॉइंट्स बिल्कुल डैश करके सारे पॉइंट्स को जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए उसी को अंडरलाइन किया। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक स्टूडेंट आराम से अगर इसको 2 बार पढ़ेगा तो एग्जाम तक नहीं भूलेगा, आराम से इसको लर्न कर सकता है। पूरे साल आप लोग इसको वीडियो के माध्यम से या जब भी ऑफलाइन क्लासेज होंगी उनके माध्यम से इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्टिव जो भी पॉइंट्स हैं इसके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इसको आराम से समझ पाएंगे। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट प्लांट को एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे। नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू।